नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। आज दिन भर सबसे ज्यादा बड़ी खबर रही कि देश की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को क्या दिया, कॉर्पोरेट जगत को क्या दिया और आम आदमी को क्या दिया। तो हम आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। नई सरकार का पहला बजट संसद में पेश। आयकर छूट में 50,000 रुपए का इजाफा। घर कर्ज के ब्याज पर कर रियायत में बढ़ोतरी। देश में बचत और निवेश बढ़ाने पर वित्त मंत्री का जोर। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा, राज्यों से जीएसटी पर सहमति जल्द। तंबाकू के शौकीनों की जेब ज्यादा होगी ढीली। एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर, जूते समेत कई चीजें होंगी सस्ती। प्रीमियम पेट्रोल भी 5 रुपए सस्ता। बजट में 100 स्मार्ट शहरों को बनाने का ऐलान। औद्योगिक क्लस्टर्स पर तेजी से काम के लिए बनेगा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण। रक्षा बजट में 12.5% की बढ़ोतरी। सैन्य उपकरणों के निर्माण में विदेशी निवेश की सीमा बढ़कर 49%। युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। आज देश की पहली खबर आम बजट ही है। तो 2014-2015 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। मध्य वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने धारा 80C के तहत निवेश और आवास कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर कर की रियायत सीमा को भी बढ़ाने की बात कही है। बजट में बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना फिर से शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 50,000 बढ़ा दिया गया है। इसे 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया है। इसके बाद 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक की आय पर 10% कर देना होगा। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक की आय पर 20% कर लगेगा। 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% कर लिया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। I do not propose to make any changes in the tax rate. However, with a view to provide small and marginal taxpayers and relief to small and marginal taxpayers and senior citizens, I propose to increase the personal income tax exemption limit by rupees 50,000. That is from rupees 2 lakhs to rupees 2.5 lakhs in the case of all individual taxpayers. इसके साथ धारा 80C के तहत निवेश की सीमा भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। घर कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर कर में रियायत की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है। इस छूट से 10% टैक्स के दायरे में आने वालों को 5,150 रुपए, 20% के दायरे में आने वालों को 10,300 रुपए और 30% टैक्स के दायरे में आने वालों को 15,450 रुपए तक का फायदा होगा। I propose to increase the allocation for 2014-15 to 8,000 crores for National Housing Banking Program with a view to expand and continue to support rural housing in the country. बजट में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए मासिक पेंशन की गई है। वहीं अनिवार्य वेतन सीमा को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। बजट में दोनों के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब यूनिफॉर्म अकाउंट नंबर के जरिए भविष्य निधि खातों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकेगा। बजट में बुजुर्गों के कल्याण के लिए 15 अगस्त से 1 साल तक के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना फिर शुरू करने का प्रस्ताव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बजट में कई तरह की चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन कई चीजें सस्ती भी हुई हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी को राहत देते हुए रोजमर्रा की चीजों के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि सिगरेट और तंबाकू के शौकीनों को जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। आम बजट में सीमा शुल्क और केंद्रीय शुल्क में रियायत से कई चीजें सस्ती हुई हैं। इनमें कलर टीवी, एलईडी, एलसीडी टीवी 500 से 1,000 तक के फुटवेयर शामिल हैं। क्रूड ग्लिसरीन और ओलवे रसायनों पर सीमा शुल्क घटने से साबुन, ई बुक, रीडर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट सस्ते होंगे। बजट में आरओ वाटर प्यूरिफायर, बिना तराशे रत्न और कीमती पत्थर और खेल ग्लव्स में छूट दी गई है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम होगी। बजट में केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 7.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2 रुपए 35 पैसे करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा माचिस, लाइफ माइक्रो बीमा पॉलिसी, HIV एड्स की दवाएं और DDT कीटनाशक भी सस्ता होगा। Cathode rays TVs are used by the weaker sections
who cannot afford to buy more expensive flat panel TVs. I propose to exempt color picture tubes from basic custom duty to make cathode rays TVs cheaper. The duty concession will help to revive the manufacturing of the TVs in the SME sector and create employment opportunity. At the same time, to encourage production of LCDs, LEDs and TVs below 19 inches in India. 2014-15 के बजट प्रस्तावों में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सिगरेट, सिगार और चुरट पर उत्पाद शुल्क 11% से बढ़कर 72% कर दिया गया है। पान मसाला में टैक्स 16%, तंबाकू में 55%, गुटखा और चबाने वाली तंबाकू में उत्पाद शुल्क 70% कर दिया गया है। I propose to increase the specific excise duties on cigarettes in a range of 11% to 72%. Similarly, increases are proposed on cigars, cheroots and cigarillos. Likewise, excise duty is being increased from 12% to 16% on pan masala and 50% to 55% on unmanufactured tobacco and from 60% to 70% on गुटखा and chewing tobacco. बजट में टैक्स बढ़ने से सोडा से बने मीठे ड्रिंक्स, रेडियो टैक्सी, आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और आधे कटे और टूटे हुए हीरे महंगे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह भी कहना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के अधिकांश मुद्दों पर राज्यों से सहमति बन गई है। सिर्फ 2 मुद्दों पेट्रोलियम और एंट्री टैक्स पर विवाद है। राज्यसभा टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री ने जीएसटी पर विस्तार से चर्चा भी की है। Substantially sorted out. There are 1 or 2 state restricted issues. They want 2 items to be kept out. For the present, I'll keep them out. So if I 2 items like petroleum or petroleum and entry tax. So if I can't get the best GST, I'll get a good GST. Yeah, if you get real estate in, it's a huge success. That's what I'm saying. So one has to be a little pragmatic about it. But I have to pay their CST compensations, which is pending for the last 4-5 years. So now we'll make when the revised estimates come up. तो वित्त मंत्री के आज के आम बजट पर चर्चा करने के लिए कि किसको क्या मिला और आने वाले दिनों में हमारे देश की आर्थिक दिशा क्या होगी, चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके नरेंद्र जाधव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी हमारे साथ। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन में उनसे पहले शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर रह चुके, हायर एजुकेशन में प्लानिंग कमीशन में मेंबर रह चुके बालचंद मुंगेकर हैं। फिलहाल आप राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। हमारे साथ मेंबर हैं जी। हमारे साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुबोमोय हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भी हम इनको कह सकते हैं। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी संबित पात्रा। आज जो हमने अभी तक चर्चा की है उसमें हमने दिखाया है कि कैसे जो मध्य वर्ग को अच्छी लगने वाली चीजें हैं, जैसे थोड़ा सा टैक्स रियायत दे दी गई, थोड़ा सा कुछ सामानों को सस्ता कर दिया गया, जो रोज रोज के कंजम्पशन वाली चीजें हैं उनको सस्ता कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी ही और चीज़ें, ऐसे ही कुछ और अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं जो उनकी भावनाओं से जुड़े होते हैं। उनको देखकर मध्य वर्ग को ज़्यादा फोकस में रखा गया है क्या इस बजट में? मुझे लगता है कि अपने पहले ही पैराग्राफ में अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि सबका साथ सबका विकास जो हमारा स्लोगन रहा था, जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था देश को, इसलिए सभी सेक्टर को हम टच करेंगे और सभी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आज एक तरह से इस बजट से एक एक्नॉलेजमेंट हुआ है हर सेक्टर का, चाहे वो मध्यम सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हो, चाहे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, सभी को एक्नॉलेज करना और सबके लिए कुछ ना कुछ देना, ये हमारे इस बजट की खासियत रही है। और मुझे लगता है अगर आप मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि 30 दिन में, मात्र 30 दिन में इतने बड़े एक्सरसाइज को अंजाम देना का जिक्र उन्होंने किया था। नहीं 45 दिन 30 दिन आप लेके चलिए, सेटल होने में भी वक्त लगता है। 30-45 दिन में जिस प्रकार से इतने बड़े एक्सरसाइज को पूरा किया गया और इस एक्सरसाइज से जिस प्रकार का मंथन होकर निकला है, ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल जॉब है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि हर सेक्टर को, हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है, लेकिन इस कुछ न कुछ देने में
क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है कि ये बजट की दिशा किस तरफ जाती हुई दिख रही है? मतलब इस बजट का बेसिकली अरुण जेटली जी का जो रवैया था, जो स्टैंस था, वो ये है कि डू नो इविल, यानी कि सरकार का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था इकोनॉमी में वो था कि इसके फिस्कल डेफिसिट वगैरह जो सारे प्रेशर्स हैं उसके चलते गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम है वही पूरे इकोनॉमी के ऊपर काफी जोर से प्रेशर डाल रहा था। उन्होंने इस बजट में ये पोजीशन पे लाने की कोशिश किए हैं कि सरकार की जो एक्टिविटीज हैं उनके बिग बैंग प्रोग्राम्स ऐसा कोई भी अनाउंस ना करे जिससे और भी ज्यादा रिसोर्सेज सरकार को खींचना पड़े, क्योंकि वो अनसस्टेनेबल है। आप एक तरफ फिस्कल डेफिसिट 4.1 लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सारे इन्वेस्टर्स वगैरह सबके ही आशा है कि वहीं पे पहुंचेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके साथ कि आप ज्यादा टैक्स रिलीफ या ज्यादा कुछ मेजर एक्सपेंडिचर प्रोग्राम करेंगे। इसलिए उनका जो पूरा स्टैंस रहा है आज के बजट में वो ये है कि पूरा इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी का जो आश्वासन जो नया सरकार जो मतलब फील गुड फैक्टर लाने में कामयाब नहीं, जो स्टेबिलिटी जो एक नया सरकार कह रहा है कि हम आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के दिशा में हम प्रोत्साहित करेंगे और हमारे पास वो स्टेबिलिटी है, वो मेजॉरिटी है। साथ में हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा कदम हम नहीं उठाएंगे जिसमें इंटरवेंशन के तौर से इकोनॉमी में डिस्टेबलाइजिंग आ जाए। इसीलिए पूरा बजट का जो पूरा प्रोग्राम था उसमें कोई भी ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान, मेजर एक्सपेंडिचर प्लान्स नहीं रखा गया है एंड वो मुझे मेरे हिसाब से दैट्स अ गुड। लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं रखा गया, मगर 100 करोड़ के 28 शॉप्स दे दिए गए हैं। इससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? बालचंद मंगेकर साहब, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। 28 शॉप्स जो है वो 100 करोड़ के दिए गए हैं। मूर्ति बनाने पर और प्रतिमाओं को स्थापित करने पर और वॉर मेमोरियल बनाने पर भी खर्चे करने की बात कही गई है, लेकिन एजुकेशन अगर देखा जाए तो गर्ल्स एजुकेशन में कुछ खर्चा बढ़ाने के अलावा कुछ खास नहीं किया गया है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जिस तरह की उम्मीद की जा सकती थी उस तरह का बजट में कुछ मेंशन है या नहीं, आप बेहतर बता सकेंगे। उसके अलावा हेल्थ हो या और जो जन सुविधाओं वाले या जन कल्याणकारी रोजगार या प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कुछ आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है यह बजट? पहली बात यह है कि हम ये नहीं चाहते थे कि 45 दिनों में 45 दिनों में कुछ मेजर परिवर्तन इकोनॉमी को कुछ ऐसे एक नई कोई ऐसा एक मेजर चेंज वैसा नहीं हम सोचते थे। एक्यूजेशन ये है, हमारा डिसएग्रीमेंट जेटली के बजट पर ऊपर यह है कि इलेक्शन के दरमियान मोदी जी ने जो कहा था और जो रिफ्लेक्ट बजट में हुआ है उसका कोई भी तालमेल नहीं बैठता है। फॉर एग्जाम्पल भी मैं बताना आपको चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन के बारे में, ये इलेक्शन जीतने का पूरा एक मकसद क्या था? इन्फ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन यानी महंगाई रोकना। 5000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए का प्राइस स्टेबलाइजेशन उन्होंने निर्माण किया है इतने बड़ी इकोनॉमी को, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। और ये सब लोगों को मालूम है कि मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास ज्यादा मैन्योरिंग नहीं रहता है। दूसरी बात, आपने एक 100 लेके ये जो किया, आई हैव डिस्क्राइब मिस्टर जेटलीज बजट एज 100 करोड़ बजट, 100 करोड़ बजट। ओके, it is name changer rather than game changer because it is absolutely जो scattered budget, उसको कोई भी ऐसा फोकस नहीं है। हम ये चाहते थे कि उसको जो उनका एक्यूजेशन क्या था? एक्यूजेशन ये था कि पॉपुलिस्ट मेजर्स कांग्रेस करते हैं। इनके पॉपुलिस्ट मेजर आई मीन समटाइम्स आई एम इन फेवर ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर। इनके पॉपुलिस्ट मेजर तो 100 करोड़ के है, इधर 100 करोड़ इधर 50 करोड़, वही तो 180 करोड़। तीसरी बात यह है, ब्लैक मनी के बारे में इन लोगों के बात करते थे। देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट ब्लैक मनी जी। अडवाणी जी हमेशा कहते थे कि 20 लाख करोड़ स्विस बैंक में मनी स्टैश हुआ है, लेकिन एक पैसा भी उनकी उसका कोई रवैया नहीं है। फोर्थ बात अभी यह है कि इंडस्ट्री के बारे में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जैसे कि हमेशा चाइना के उदाहरण देते हैं, इंडस्ट्री रिवाइव होने के लिए दे आर ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन समथिंग विल हैपन। दैट इंडस्ट्री रिवाइवल के जो वर्ल्ड बैंक ने 2014 में डूइंग बिजनेस इजीली ऐसे एक रिपोर्ट तैयार किया है, उसमें 11 इंडिकेटर्स दिए हैं, 11 क्राइटेरिया उसमें दिए हैं। उनमें से इंडिया बिजनेस करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो इंडिया में कम से कम है।
ब्राजील, साउथ कोरिया। लेकिन इस बजट में भी उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। देयर इज नो रेफरेंस टू एट ऑल, एब्सोल्युटली देयर इज नो रेफरेंस एट ऑल। जी, लेकिन फिर भी बहुत सारे जानकारी मान रहे हैं कि ये इंडस्ट्री फ्रेंडली है, कॉर्पोरेट फ्रेंडली है। मैं इंडस्ट्री बिकॉज़ ही हैज नॉट रेज्ड द कॉर्पोरेट टैक्स, ही हैज नॉट रेज्ड द कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, सी टुडे यदि मार्केट, यदि एक टुडे ये मार्केट यदि देखेंगे, टुडे यदि मार्केट देखेंगे तो आपने देखा होगा, हाँ, बहुत अनिश्चितता का दौर देखने को मिला। एब्सोल्युटली मार्केट वाज टोटली कंफ्यूज्ड। 276 पॉइंट में नीचे आता था, 15 पॉइंट से ऊपर आता था, तो मार्केट डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। तो मेरा सवाल ये है कि इस जो हमें वी डिड नॉट वेट मैजिक इवेंट, हमारी ये बात है कि उनको जो एस्पिरेशंस जो बढ़ाए और जो बातें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एस्पिरेशंस, जो सपने जगाए थे वो पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप कुछ स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं? ये कह रहा था कि ये चीज गलत है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं बढ़ाया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को 3% बढ़ाया गया है, एंड दैट्स अक्रॉस द बोर्ड। तो टैक्सेस डेफिनेटली बढ़ाए गए हैं, एंड 100 करोड़ वाले ये जो पॉइंट्स है, दीज आर टोकन थिंग्स। ये बजट के मूल मुद्दे नहीं है, जो मुद्दे विषय भी नहीं है। बात ये है, देखिए अमृता, बात ये है कि बजट में आपको अगर ये गवर्नमेंट का ये मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ बड़ा सा हर बार ही अनाउंस करते रहे। जरूरत ये है कि सरकार उन चीजों पे नजर दें जिस चीजों पे फोकस करने से फायदा हो सकता है। बहुत बड़ा फायदा हो अलग बात है, लेकिन आम आदमी का जीवन स्तर सुधरे, ये एक ज्यादा बड़ी चुनौती थी कि आम आदमी का जीवन स्तर सुधरे, ये ज्यादा बड़ी चुनौती थी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ये ज्यादा बड़ी चुनौती थी कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। नरेंद्र यादव जी, क्या आप ये 3 चीजें इसमें देखते हैं आज के बजट में? ये बजट में मैं दोनों चीजें देखता हूं। बहुत अच्छी चीजें भी है और ज्यादा अच्छी नहीं ऐसी चीजें भी है। अच्छी चीजें जो मैं बजट में देखता हूं वो 4 है, और 2 चीजें ऐसी है कि जो निगेटिव प्रकार की है। पहली बात तो अच्छी बात जो है ये इस अर्थ संकल्प में, उसमें पहली बात तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट का जो लेवल है वो उन्होंने 4.1% जीडीपी के ऊपर रखा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि क्वालिटी ऑफ फिस्कल एडजस्टमेंट इज रियली इंप्रूव्ड, क्योंकि उन्होंने लेवल को उसी तरफ रख के 4.1% ऑफ जीडीपी रख के कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी दी है, और ये अच्छी बात है। लेकिन ये कैसे हुआ है? ये डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू से हुआ है, जो कि ज्यादा देर चल नहीं सकता है। तीसरी अच्छी बात जो है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि पहली बार वित्त मंत्री ने मीडियम टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान दिया है कि आगे 3 वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 3% तक कैसे ला सकते हैं, और वो लाने में 2 प्रकार की सहायता होने वाली है। टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना जहां तक ताल्लुक है वो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के माध्यम से बढ़ाने का सोचा है। और लेकिन अभी तो उसे इस बजट में लाया नहीं गया है। नहीं, लेकिन उन्होंने पहली बार कमिट किया है कि जल्द से जल्द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाएंगे। लेकिन वो पॉलिटिकल विवाद का मुद्दा रहा है। नरेंद्र यादव जी, ये नहीं भूलना चाहिए, अगर पॉलिटिकल क्लियरेंस तमाम राजनीतिक दलों से नहीं मिलेगा तो उसको कैसे ले आएंगे? देखिए, यहाँ मुद्दा ये है, मैंने पूरा नहीं किया, यहाँ मुद्दा ये है कि जीएसटी को लाने में जो भी कठिनाइयां है वो पहले बीजेपी सरकार ने ही खड़ी की थी। अब बीजेपी सरकार का ही वित्त मंत्री है, तो जाहिर है कि जीएसटी आने की संभावना है। नहीं, और वैसे आश्वासित, लेकिन 9 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है, ये भी नहीं भूलना चाहिए, और जो बीजेपी ने व्यवहार किया वो कांग्रेस नहीं करेगी। अमिता जी, मुझे और 1 मिनट चाहिए। जो अच्छे मुद्दे हैं उसमें सबसे बढ़िया मुद्दा यह है कि इस बजट में ज्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट पर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट पर, कैपिटल फ्लोज अट्रैक्ट करने पर ज्यादा जोर दिया गया है, डिस्पोजेबल इनकम, हाउस होल्ड का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन जो अच्छी बातें नहीं है वो 2 है। पहली बात तो यह है कि सब्सिडी के बारे में उन्होंने माननीय वित्त मंत्री ने कोई ठोस भूमिका नहीं ली है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन विल बी अपॉइंटेड, दिस विल बी लाइक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको बंद कर दिया है। तो एक बात वो है, और दूसरी बात जो मुंगेकर साहब कह रहे थे उनसे मैं सहमत हूं कि इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए जो उपाय योजना
सजेस्ट की गई है वो एडेक्वेट नहीं है। उससे बहुत ज्यादा जो मेजर्स लिए गए हैं, जिनका सुझाव है, उससे महंगाई अगले 8-10 महीने में कम होने की कोई संभावना इसका नहीं मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी अभी थोड़ी और कड़वी घूंट पीने के लिए तैयार है। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, केसी त्यागी जी, जेडीयू के नेता हैं। केसी त्यागी जी, बहुत सारी अच्छी बातों के बारे में जिक्र किया नरेंद्र यादव जी ने, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो सब्सिडी को लेकर कोई ठोस भूमिका नहीं निभाई गई है, और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ विशेष नहीं कहा गया है। तो क्या राजनीतिक तौर पर आप देखते हैं कि ये जो है एक बड़ा चैलेंज है, जिसका वादा किया था बीजेपी ने चुनाव में, वो पूरा नहीं कर पाई है? देखिए, पहला बजट और 45 दिन में बना बजट, मैं अभी आज इसको बड़ी आलोचना का केंद्र नहीं बनाना चाहता, और मूलतः मैं मानता हूं कि जो मनमोहन सिंह और चिदम्बरम की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उसी को ही साफ सुथरा करके इन्होंने बढ़ाने का और आगे चलाने का प्रयास किया है। मैं इसको राजनीति के दायरे में भी नहीं बांधना चाहूंगा, लेकिन मैं ग्रामीण होने के नाते इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय जो देश में सूखा है, देश की सिर्फ 35% के आसपास जमीन जो है इरिगेटेड लैंड है पूरे देश में, और 65% जो है वो राम भरोसे है। तो उस 65% के लिए इसमें सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का पीएम इरिगेशन स्कीम एलोकेशन है। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार ने किया। इससे पहले वाली सरकार का भी जो थ्रस्ट है वो अर्बनाइजेशन पर, कॉरपोरेट पर, शहरों पर। आप शहर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे जो स्मार्ट शहर बनाएंगे। आप जो है 500 स्मार्ट विलेज भी चुन लेते, जिसमें प्राइमरी हेल्थ होती, जिसमें प्राइमरी शिक्षा होती, और ये किसी सरकार के बस की मेहनत करना नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी इकट्ठा हो जाएं तो भी ये काम नहीं कर सकते हैं कि जो रोजगार की तलाश में पलायन हो रहा है गांव से शहर के लिए, 42% किसान खेती छोड़ करके शहर में आना चाहते हैं, और जो अर्बन पुअर है उसकी भी 45 रुपए रोज की आमदनी है, ऐसा ये योजना आयोग कहता है। तो जो गांव की राजनीति में, गांव के सोशल सिस्टम में आपने अच्छी बात कही कि आप आज इस बजट को राजनीतिक निगाह से नहीं, लेकिन आम आदमी की भलाई की निगाह से देखेंगे। एक और बड़ा सवाल है संबित, मैं इसमें आपको जरूर शामिल करना चाहती हूँ। जो इन्फ्लेशन की बात कही जा रही है उसको नहीं ध्यान दिया गया, सब्सिडी पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया। वो पहले से ही एक तरह से अंदेशा था कि ये होगा। लेकिन जो दूसरी बात है कि रक्षा बजट तो 12% बढ़ गया, मगर शिक्षा बजट जस का तस रह गया, और अगर इन्फ्लेशन को और मिला लें तो बल्कि कह सकते हैं कि वो नहीं ही बढ़ा। हेल्थ पे कुछ खास नहीं हुआ है। इतने सारे सवाल हो गए, मुझे लगता है पूरा टाइम आपको मुझे ही देना पड़ेगा इतने जवाब देने के लिए। एक एक करके मैं जवाब बहुत संक्षेप में बोलिएगा, हमारे पास टाइम की कमी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ बिग बैंग बजट। बिग बैंग बजट कुछ नहीं होता है, एक प्रोग्रेसिव बजट होना चाहिए, और ये बजट अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव, पॉलिसी ओरिएंटेड और बहुत प्रूडेंट बजट है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा विषय है, जहां तक बजट का पूरा अगर मुझे पूछा जाए कि क्या महत्वपूर्ण विषय है, कई लोग कह रहे हैं वो यूपीए जैसा ही है। देखिए, बजट का जो अंतिम प्रारूप होता है वो इंप्लीमेंटेशन होता है। प्रॉमिस तो हर कोई करता है, मगर इंप्लीमेंट कितना हो पाता है, इंप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंट, और इस सरकार के इंटेंट पे कोई सवाल या निशान नहीं है। आपने रक्षा और हेल्थ और शिक्षा तीनों की बात की, तो मैं यहां बता दूं, रक्षा में जो दो बहुत बड़ी बातें हुई हैं, एक तो एफडीआई जो 49% अलाउ किया है, बढ़ाया है आपने 30,000 करोड़ बजट में जो आपने कहा, लेकिन अब तक एफडीआई का कोई असर रहा नहीं। 26% पे तो रक्षा में कुछ असर रहा। महत्वपूर्ण विषय जो हम छोड़ रहे हैं रक्षा में वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द बॉर्डर्स और खास करके रेलवे के लिए भी बात की गई है, और चाइना इंट्रूजन, इस विषय को लेकर बहुत महत्वपूर्ण। मैं केसी त्यागी जी के पास जाना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में बोलिएगा सर। मैंने उत्तर पूरा दिया नहीं है। मैं चाहती हूँ आपके बारे में कुछ वो रिएक्ट करना चाहते हैं। अब से पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रक्षा क्षेत्र में एफडीआई लाना चाहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र थे वो सारे विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे कि डिफेंस में एफडीआई का विरोध करो। तो अब एफडीआई का जो आपने किया है 49% का, जब कांग्रेस ला रही थी तब ये बहुत बुरा था, और मैंने भी साइन किए थे बीजेपी के नेताओं के साथ कि नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? अब आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? कि
नहीं, मैं एफडीआई के परमानेंट खिलाफ हूं। मैं परमानेंट खिलाफ, ये जो है पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करना और हमारी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है। 65% से ज्यादा तो हम वहां से आयात करते हैं, जितने हमारे रक्षा उपकरण हैं, हम तो 65% से ज्यादा आयात करते हैं। वो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी बचाना और स्टेट ऑफ द आर्ट को हिंदुस्तान में लाना कोई बुराई नहीं है, और ये बिल्कुल एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी ये कर रही थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, मैं बता दूं। कांग्रेस पार्टी ये कर रही थी कि ए.के. एंटोनी साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना काम करने का तरीका ये मान रखा था कि नो वर्क इज द बेस्ट वर्क, काम नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगेगा। इसीलिए डिफेंस सेक्टर इतने वर्षों तक जिस प्रकार से एंटोनी साहब, जो कि सबसे लंबे अरसे तक शायद डिफेंस मिनिस्टर रहे, उनके दौरान डिफंक्ट रहा, ये उसका कारण रहा। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में साबित होगा कि आपकी सरकार क्या कर पाती है। आप कुछ काम नहीं करने से स्वाभाविक रूप से ईमानदार रहेंगे। यादव जी, आप इस पर कुछ अपनी टिप्पणी देना चाह रहे थे। मैं इस बजट को राजकीय दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं। त्यागी जी ने जो मुद्दा उठाया था कि स्मार्ट सिटीज के जैसे कुछ विलेजेस को भी ले लेते, आपने रूरबन जो स्कीम बनाया है वो बस यही काम करने वाला है कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो सहूलियत मिलती है, सुविधा मिलती है, उसको उपलब्ध कराए। लेकिन उसके लिए बजट कितना दिया है? लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो उपाय किए गए हैं वो अच्छे जरूर है, लेकिन बिल्कुल एडेक्वेट नहीं है। जैसे कि 5 IIT लाना और 5 IIM लाना, ये तो जैसे कहा गया है, ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। पिछले सरकार ने जो एक बहुत बड़ी मात्रा में स्कीम बनाई थी, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसकी तरफ से हायर एजुकेशन में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 93% स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम गो टू स्टेट यूनिवर्सिटीज, वो IIT और IIM में नहीं जाते। उनके लिए 95,000 करोड़ की स्कीम बनाई गई है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसका जिक्र मैं बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा सवाल था रोजगार का। देश में अगर 60% युवा हैं तो उनको अपने लिए बेहतर जिंदगी के लिए रोजगार की जरूरत है। रोजगार पर कोई फोकस है? आधा मिनट पहले बोलूंगा, रोजगार के आने के पहले जरूर बोलिए। जो नेम चेंजर मैंने इस वास्ते बोला कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो 11 प्लान में 11वीं योजना में 20% ऑफ द टोटल रिसोर्सेस 11 प्लान के एजुकेशन के लिए खर्च हुए थे, इसलिए 11 प्लान को एजुकेशन प्लान कहा गया था। नाउ दे हैव चेंज द नेम स्किल इंडिया नेशनल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो 2007 में हमने तैयार की, मनमोहन सिंह साहब उसके चेयरमैन थे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापन किया। तो देयर इज एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग। रूरबन के बारे में दैट अर्बन सर्विस इन रूरल एरियाज, वो पूरा था, प्रोविजन ऑफ अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरियाज। एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, हमें एक डर लगता था कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है महात्मा गांधी नरेगा वो स्क्रैप करेंगे, क्योंकि हमेशा के लिए मोदी और जेटली बोल रहे थे माइंडलेस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम खलास कर देंगे, तो उन्होंने नहीं किया, उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो वो प्रोडक्टिविटी के उनको जोड़ेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव काम लेंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए 60% ऑफ द यूथ दे आर बिलो 25%। तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल मेरी अलग रहा है, आई डिफर विद कांग्रेस गवर्नमेंट आल्सो। इकोनॉमिस्ट यहाँ बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट इज द आउटकम ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। 1999 के पहले देयर वाज नो फिस्कल डिफिसिट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं है, ऐसे कोई भी ठोस प्रोग्राम नहीं है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, एफडीआई आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इतना सीधा ऑटोमेटिक रिलेशन बजट में। आखिरी कमेंट, मेरे पास वक्त नहीं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज ये हो रहा है कि सुबह से कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि एक तरह से कांग्रेस को कॉपी किया है। एक सांस में तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के बजट को कॉपी किया है, ठीक सांस छोड़ते समय ये भी कहते हैं कि ये बेकार नकारा बजट है। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। एक लाइन का कमेंट आपको चाहूंगी इस बजट के बारे में। गवर्नमेंट को ये वाला जो बजट था, दिस इज द फर्स्ट ऑफ सेवरल बजट्स, एंड इफ दैट इज सो, तो ये वाला बजट
is a useful budget to have around. चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये आम आदमी के लिए यूजफुल बजट हो और ये हमारे देश की आर्थिक विकास के लिए यूजफुल बजट हो। इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं। ये थी आज की हमारी पहली खबर। Hello and welcome to RSTV. We have with us Finance Minister Mr. Arun Jaitley. I have to fight the growth rate. I don't have to fight my predecessor. My broad approach was not to get into big ideological disputes at this stage. People are not investing because they are scared of your tax administration. But we found the large corporates using mutual funds for hedging. They were meant for small investors. They weren't meant for large corporates. This fund is an imprest that is placed at the President's disposal. It is used by the government to incur all its urgent and unforeseen expenditure. Parliamentary approval for the expenditure is taken after it is spent, and an equivalent amount from the consolidated fund is recouped to the fund. Dissecting the Union Budget 2014-15. A power-packed panel of experts in our Delhi studios. Captains of industry from CII and FICCI. From the Bombay Stock Exchange. In Bangalore, Hyderabad and Kolkata. All bringing you key incisive analysis of the Finance Minister's budget proposals. 8 a.m. to 10 p.m. through July 10th on Rajya Sabha Television. पूंजीगत भुगतान का मतलब जमीन, इमारत, मशीन, उपकरण, शेयरों में निवेश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पार्टियों को केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज से है। केंद्रीय बजट 2014-15 10 जुलाई को दिन भर खास प्रसारण मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता से। जानकारों के साथ सीधी बात, शानदार विश्लेषण सिर्फ राज्यसभा टीवी पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। ये खर्च सरकार के लिए अनिवार्य है। इसका लगभग 70% हिस्सा ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान, पेंशन, सामान्य सेवाओं की लागत, कर संग्रहण, सामाजिक सेवा और विदेशी सरकारों को अनुदान में जाता है। गैर योजना पूंजीगत खर्च, रक्षा में खर्च, सार्वजनिक उपक्रमों को कर्ज, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशी सरकारों को कर्ज गैर योजनागत खर्च में शामिल होते हैं। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। ज्योति के साथ मैं हूं अमृता। तो आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस देखते हैं ज्योति के साथ। नई सरकार का पहला बजट संसद में पेश, आयकर छूट में 50,000 रुपए का इजाफा, घर कर्ज के ब्याज पर कर रियायत में बढ़ोतरी। देश में बचत और निवेश बढ़ाने पर वित्त मंत्री का जोर, राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा राज्यों से जीएसटी पर सहमति जल्द। तंबाकू के शौकीनों की जेब ज्यादा होगी ढीली, एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर, जूते समेत कई चीजें होंगी सस्ती, प्रीमियम पेट्रोल भी 5 रुपए सस्ता। बजट में 100 स्मार्ट शहरों को बनाने का ऐलान, औद्योगिक क्लस्टरों पर तेजी से काम करने के लिए बनेगा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण।
और रक्षा बजट में 12.5% की बढ़ोतरी, सैन्य उपकरणों के निर्माण में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49%, युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के पहले आम बजट को मरणासन अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी जैसा बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और आश्वस्त है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये बजट भारत को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। नई सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब हमने सरकार बनाई तो इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि क्या ये सरकार देश को संकट से मुक्त करा पाएगी, लेकिन पहले रेल बजट में और आज इस आम बजट ने दिखा दिया है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने जा रही है। आज बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसकी शुरुआत के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। इसका मकसद बड़े शहरों से अलग कारोबार और निवेशकों को नए इलाके मुहैया कराना है। साथ ही सरकार ई-बिज प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही है। अरुण जेटली ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो उद्योगों के लिए टैक्स कानून में बदलाव पर सिफारिशें देंगी। उद्योग क्षेत्र में तेजी लाने के मकसद से 2014-15 के बजट में कई कदम उठाए गए हैं। स्मार्ट शहरों के साथ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय पुणे में होगा। ई-बिज प्लेटफॉर्म के जरिए एकीकृत भुगतान गेटवे बनाया जाएगा, जिससे कारोबार और निवेश से संबंधित दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कंपनियां भी चालू वित्त वर्ष में कुल 2,47,941 करोड़ का पूंजीगत निवेश करेंगी। All central government departments and ministries will integrate their services with the e-biz platform on priority by 31st December this year. सरकार ने बिजली कंपनियों को दी जा रही 10 साल की टैक्स छूट की अवधि को 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दिया है। बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारे के लिए योजना और वाईजैक चेन्नई गलियारे को 20 नए क्लस्टरों के साथ पूरा किया जाएगा। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पर खास ध्यान देते हुए काकीनाडा के आसपास के इलाके और बंदरगाह का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी सेस को फिर से बहाल कर औद्योगिक माहौल का विकास करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। The government is committed to revive the special economic zones and make them effective instruments of industrial production, economic growth, export promotion and employment generation. For achieving this, effective steps would be undertaken to operationalize the special economic zones, to revive the investors' interest, to develop better infrastructure, to effectively and efficiently use the available unutilized land. सूक्ष्म मंझोले और मध्यम उद्योगों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए वित्त मंत्री ने इनके विकास में आ रही वित्तीय समस्या के लिए एक समिति का गठन करने का ऐलान किया, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। नए उद्योग लगाने के लिए युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा रहा है। कृषि उद्योग के लिए तकनीकी नेटवर्क केंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया गया है। सूक्ष्म मंझोले और मध्यम उद्योगों को ज्यादा पूंजी मुहैया कराने के लिए इसकी परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज के बजट के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय उद्योग जगत के जाने माने नाम और बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी से जुड़ने के लिए। राहुल बजाज साहब, मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए इस बार बजट में कई सारे मेजर्स उठाए गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बारे में बात कही गई है। क्या आप लोग मानते हैं कि इससे इंडस्ट्री ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा? क्या ये ठीक है? देखिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल इक्विपमेंट कोई भी कंपनी ऐड करती है, मशीनरी वगैरह, 100% डिप्रिसिएशन तो मिलता ही है उसको, कोई नई बात नहीं है। डिपेंडिंग ऑन क्या आइटम है, 2, 5, 10 साल के अंदर उसको 100% मिलता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस पहले बहुत साल पहले भी था, बाद में निकाल दिया गया था। ये जो 15% है, ये एक एडिशनल राइट ऑफ मिलता है, तो उससे उतना टैक्स बचता है। तो इस समय इसकी जरूरत थी। ये क्या हुआ था कि इन्होंने पहले से हरदम जरूरत है, इसमें तो जरूरत का कोई ये सवाल ही गलत है। इफ आई विल टेल यू दिस कि
जितना हमको एडिशनल राइट ऑफ मिलेगा टैक्स बचाने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, हमको टैक्स बचेगा, फायदा है, वो ऑलरेडी था। पर वो 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर के लिए था। तो अरुण जेटली साहब ने कहा इस बार स्पीच में, मैं राज्यसभा का फॉर्मर मेंबर होने के कारण डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स गैलरी में सुन रहा था, उन्हीं के ऊपर बैठा हुआ था डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स गैलरी में। तो उन्होंने यही कहा कि भाई 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर में हम दे रहे थे, अब जो छोटी कंपनियां हैं उनको भी मिलना चाहिए, मतलब मीडियम साइज कंपनी तो 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेगा तो उसको मिलेगा। तो वो ऐसी कंपनियों को भी इंकरेजमेंट मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसमें कैपिटल इक्विपमेंट, मशीन टूल का की बिक्री बढ़ेगी और जो लोग वो मशीन खरीदेंगे उसको इन्वेस्टमेंट लॉस के कारण से जो मीडियम साइज कंपनियां हैं उनका टैक्स बचेगा, तो जरूर फायदा होगा। अदर थिंग बीइंग इक्वल, वो और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये कितना सहायक होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में इससे कितनी मदद मिलेगी? देखिए, इस तरह का कोई जवाब कोई नहीं दे सकता है, ना वित्त मंत्री दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ। हाँ। एक जनरल फायदा होगा का ग्रोथ, उन्होंने क्या बोला है कि भाई 5.3 to 5.9% होगा। हाँ। हम कभी कभी 8 से 9% का ग्रोथ करते थे हर साल जीडीपी ग्रोथ। पिछले 2 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत दिनों तक। पिछले 2 साल में अंडर 5% का ग्रोथ हुआ। क्यों भाई? अरे बहुत कारण है, कोई कारण थोड़ी दे सकता है आदमी, बहुत कारण है। अब ये जो इस साल इन्होंने कहा है, जबकि ये तो 3.5 महीना तक चले गए हैं जी, 8.5 महीना बाकी है। इन्होंने कहा है कि 5.3 to 5.9% करेंगे। अब आप ये पूछ सकती है क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री कम से कम इस बात से तो खुश है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए एक पहल की गई है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं, और क्या वो आप मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरह से लगातार एक तरह से कहें चिंता का विषय बना हुआ था, उसके रिवाइवल के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो पर्याप्त हैं इस बजट में? देखिए, आज पर्याप्त मेरे हिसाब से नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो तकलीफ थी सब सेक्टर में नहीं थी। आज मेरे सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत तकलीफ थी, दूसरे कुछ सेक्टर में इतनी तकलीफ नहीं थी। इन टोटलिटी सब चाहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़े इस देश में, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 16% पे आ गया है जीडीपी का, चाहिए हमें 25%। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में भी यही ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, अभी नहीं, पुरानी गवर्नमेंट ने, अब लगेगा उसमें 7-8 साल। तो इसके लिए क्या है कि इस गवर्नमेंट को, दूसरे बहुत लोगों ने आज दिन भर यही कह रहे हैं, पर फैक्ट है कि पिछली गवर्नमेंट से जो इकोनॉमी मिली, बड़ी कमजोर इकोनॉमी मिली। अब आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलिए, उसमें भी वो बोल रहे हैं 4% से ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके लिए खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत चीजें करनी पड़ती है, तो सब कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। अब वो एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कुछ करेंगे वगैरह वगैरह, पर कुछ चीजें जो उन्होंने कही भी हैं डिटेल नहीं है हमारे पास जी। लेकिन टाइम फ्रेम नहीं है उसका हमारे एक और मुद्दा है जो इंडस्ट्री को प्रभावित करता है, वो है डीडीटी का। तो डीडीटी में जिस तरह से टैक्स रेट बढ़ने जा रहा है, उससे आप लोग खुश हैं? क्या कहेंगे उसके बारे में? आप देखिए, एक इंडस्ट्री से बात कर रही हैं, खुद आप बोल रही हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ रहा है, 15 से 17.75% हो रहा है। हाँ। तो आप पूछ रही मेरे को, हम मुझसे खुश होंगे क्या? हम पागल है क्या जी? इसका मतलब हम तो दुख होंगे, उससे दुखी होंगे, दुखी है बढ़ेगा तो उसे। तो अगर आप लोग को परेशानी है तो क्या आप लोग मतलब एक तरफ आपको अलाउंस भी तो दे रहे हैं, वो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट अलाउंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ से डीडीटी बढ़ा रहे हैं, तो ले दे के बराबर हो गया मामला? देखिए, मैं राज्यसभा का मेंबर था बहुत सालों तक, और राज्यसभा टीवी में इसलिए बड़ी खुशी से आया हूं। पर आप ये सवाल, अरे इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया उस पर, तो इधर से ये ले लो, ये कोई मजाक हो रहा है क्या? ये कोई एक कबाड़ी की दुकान है क्या? अरुण जेटली साहब मेरे बड़े मित्र हैं, कभी मैं सेंट्रल हॉल में उनके साथ आधी पौन घंटा बैठा हुआ था। मेरे को तो आश्चर्य था, वो मेरे साथ आधी घंटा टाइम खराब करके से रहते जब आज बजट थी उनकी। मैं उनको बहुत इज्जत की निगाह से और बड़े प्रेम की निगाह से देखता हूं। पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस दे दिया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बढ़ा दिया, उसको ग्रॉस अप कर दिया उन्होंने, उससे रेट बढ़ गया। तो आखिर में जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले आया कि जो डिविडेंड रिसीव करता है उसके हाथ में टैक्स नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां किया। इवन देयर इज अ डबल टैक्सेशन मेरे हिसाब से, पर किया।
अब ये धीरे धीरे पिछले 3-4 साल में रेवेन्यू रेज करने के लिए कोई ना कोई बहाने से बढ़ा रहे उसका रेट जी। तो ठीक है, बढ़ाया है, अब उसकी हम रोएंगे थोड़ी। हम भी आज फाइनेंस मिनिस्टर होते और फिस्कल डेफिसिट 4.1% रखने की कोशिश है। कोई लोग 4.5 बोल रहे हैं, वो कहां से बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। अगले साल 3.6 की बात है और 2 साल बाद 3.1। दीज आर एस्टाउंडिंगली अट्रैक्टिव फिगर्स, बड़ी अच्छी बातें हैं, पर देखना पड़ेगा होती है क्या, ये 4.1 होगा कि नहीं। तो इंडस्ट्री भी एक थोड़ा सा डाउट है जी। इंडस्ट्री भी इस जो बड़ा चैलेंज है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का वित्त मंत्री के सामने, उसे एक चुनौती मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट ये मान रहे हैं कि दरअसल जो DDT के जरिए टैक्स रेट बढ़ाया गया है इंडस्ट्री के ऊपर वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो अलाउंस मिल रहा है वो बेहतर है। आने वाले दिनों में इसका किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होता है और किस तरह का असर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए सबके लिए स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 नए एम्स भी खोले जाएंगे, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए 2 बड़े कदमों का ऐलान किया। पहला, सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त चिकित्सा जांच सेवा को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा, और दूसरा, टीबी की बीमारी के शुरुआती चरण में ही उसकी रोकथाम। इसके लिए दिल्ली के एम्स और चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे। Government's focus on improving affordable healthcare and to augment transfer of technology for better healthcare facilities in rural India, 15 model rural health research centers will be set up, which will take up the research on local health issues concerning rural population. वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली के अलावा 6 और शहरों में नए एम्स अब पूरी तरह काम करने लगे हैं। इस बजट में सरकार ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 और नए एम्स खोलने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 12 और सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बजट में घोषणा की गई है। सरकार ने सभी अस्पतालों में डेंटल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया है और हाई डेंटल एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और रेफरल संस्थान बनाने की बात कही है। इसके अलावा नई दवाओं की खोज के लिए सरकार नई औषधि जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी और पहली बार राज्यों में चल रही 31 प्रयोगशालाओं को मदद देगी। सभी के लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए बजट की दृष्टि है और सभी को कुछ दवाएं आराम से निःशुल्क उपलब्ध हों, इन्वेस्टिगेशंस उपलब्ध हों, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। हम लोगों ने पिछले साल और इस साल फरवरी तक चीज़ें रखी हैं स्वास्थ्य के लिए, उसके तो ये कहीं दूर दूर तक भी उसके नज़दीक नहीं आएगा। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्यों में 15 मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। आम बजट में साफ पानी पर भी काफी जोर दिया गया। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के जरिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर साल 2019 तक हर परिवार को संपूर्ण स्वच्छता से जोड़ने की कोशिश में है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अपने पहले बजट में वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट की तुलना में 5,000 करोड़ की वृद्धि की। उन्होंने इस मद में 2,30,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव भी रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा, देश की रक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 2,30,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए अंतरिम बजट में पेश किए गए 89,587.95 करोड़ रुपए के अलावा 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन किया है। इनमें सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। There is no compromise with the defense of our country. I therefore propose to allocate a sum of rupees 2,29,000 crores in the current financial year for defense. वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में FDI सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में घरेलू निर्माण क्षमताएं अभी भी शैशवावस्था में हैं। राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वामपंथी उग्रवाद से जूझ रहे राज्यों को इससे सहायता मिलेगी।
Currently, we permit 26% FDI in defense manufacturing. The composite cap of foreign exchange is being raised to 49% with full management control, Indian management and control through the FIPB route. सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन की नीति के तहत पेंशन की अनियमितताओं को दूर करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि का और प्रस्ताव किया है। साथ ही इंडिया गेट के पास स्थित प्रिंसेस पार्क में एक युद्ध स्मारक और संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले बजट में पवित्र गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन के तहत 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में गंगा को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा सफाई को लेकर चल रहे सभी प्रयास शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा गंगा के लिए प्रवासी भारतीय निधि भी बनाने का ऐलान किया गया है। ये फंड गंगा से संबंधित परियोजनाओं को वित्त मुहैया कराएगा। I propose to set up an integrated Ganga conservation mission called the Namami Ganga and set aside a sum of rupees 2037 crores. नदी जोड़ो परियोजना के लिए भी सरकार ने शुरुआत कर दी है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही इंटरलिंकिंग रिवर्स की शुरुआत कर देना। डीपीआर के लिए जो हमारे विपक्ष के भाई समझ नहीं पा रहे थे कि वो जो प्रोविजन हो रहा है वो डीपीआर के लिए हो रहा है, यानी अब ये देश तैयार हो जाए कि अब फिर से एक बार जैसे अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना से पूरे देश को गाँव से जोड़ा था, इसी प्रकार से अब जल की योजना से पूरा देश जुड़ेगा। और ये अपने आप में नए इनिशिएटिव है और ऐसे बजट की शायद किसी को भी आशा नहीं थी। वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा नदी के संरक्षण तथा सुधार पर भारी राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन सामूहिक प्रयासों के अभाव में कोशिशें सफल नहीं हो सकी हैं। सरकार ने जल परिवहन के लिए इलाहाबाद से हल्दिया तक वाणिज्यिक परिवहन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। 1620 किलोमीटर लंबे इस अंतर्देशीय जलमार्ग से जिंसों के परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 1500 टन की भार क्षमता वाले पोतों का ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। इस योजना पर 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। The project will be completed in a period of 6 years at an estimated cost of rupees 4,200 crores. नदियों के घाटों के विकास और सौंदर्यीकरण पर भी बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में घाटों का निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। बने रहें राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार। Welcome to RSTV.